लंबे हाथ वाली ननद का नोटों का ससुराल। स्वाति अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथ बचपन से ही आम बच्चों से थोड़े से ज्यादा लंबे थे, लेकिन जवानी तक आते आते उसके हाथ और लंबे हो गए, जिसकी वजह से लोग भी बाहर उसका बहुत मजाक बनाते थे। आहा, क्यों? आखिर क्यों? स्वाति जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसका भाई, जो बचपन से ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, कमरे में आया। स्वाति। भैया। स्वाति अपने भाई के गले लग गई। भैया, सब मुझे बाहर एलियन, भूत और दूसरी दुनिया की बोलते हैं। आखिर मुझे ही क्यों भगवान जी ने इन लंबे हाथों के लिए चुना? ऐसा कौन सा पाप हुआ था मुझसे जो मुझे ये सजा मिली? स्वाति ऐसे बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। तू ऐसा क्यों सोचती है कि कोई अभिशाप है? अरे पगली, ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि तेरे ऊपर भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। और कौन कहता है कि तू एलियन है? जो कोई भी कहे उसे मेरा पता दे देना, फिर देख तेरा भाई उसकी कैसे ढाकी टिक्की करता है। क्या करता है? ढाकी टिक्की। शांतनु ने अपनी बहन का मूड सही कर दिया। वो हमेशा इसी तरह उसे संभाल लेता था। अरे क्या चल रहा है? आखिरकार तूने स्वाति का मूड ठीक कर ही दिया। हम लोग सुबह से इसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देख, तेरे आते ही इसके होठों पर हंसी आ गई। चलो, अब जब सभी का मूड ठीक हो ही गया है तो क्यों ना आज कुछ स्पेशल खाया जाए। आपको अचानक क्या हुआ? अरे, अब मेरी स्वाति सुबह से रो रही थी तो उसे भूख तो लगी ही होगी ना। और अगर भूख में कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो होली, दिवाली, ईद सभी कुछ हो जाती है। सही बोला ना? स्वाति अपने पापा की बात सुनकर हंसने लगी। सभी घर में स्वाति को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह बहुत ज्यादा खुश रखते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते स्वाति की शादी का समय आ गया। उसका रिश्ता एक बहुत ही अमीर परिवार में तय हुआ था। माँ, बाबा, भैया, आप सभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उस सब के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। स्वाति ने अपने माँ बाबा का आशीर्वाद लिया और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी सभी स्वाति से बहुत प्यार करते थे। अरे स्वाति बेटा, ला जल्दी से अपने हाथों की एक कड़क सी चाय पिला। लाई माँ जी। स्वाति की सास ने चाय पी। वाह, हमेशा की तरह मजेदार। वैसे स्वाति, तेरे हाथों में तो जादू है। जब भी चाय पिलाती है मेरी तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। शुक्रिया माँ। स्वाति अपने ससुराल में भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी ससुराल वाले उसके मायके से भी ज्यादा अमीर थे, जिसकी वजह से उसे पैसों की भी कोई किल्लत झेलनी नहीं पड़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब स्वाति के भाई शांतनु की भी एक अमीर घराने की लड़की से शादी हो चुकी थी। भाई की शादी के बाद स्वाति पहली बार अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आई। कहाँ है मेरी भाभी? स्वाति बेटा, आजा अंदर आ। तेरी भाभी अंदर ही है। श्रुति, श्रुति। स्वाति बाहर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद श्रुति श्रृंगार करके अपने कमरे से निकल कर आई। हाँ माँ जी, तेरी ननद तुझसे मिलने आई है, वहीं सोफे पर बैठी हुई है। ओह अच्छा, नमस्ते ननद जी। नमस्ते। वैसे सही सुना था मैंने, मेरी भाभी तो बड़ी ही सुंदर है। स्वाति ने दिल से श्रुति की तारीफ की, लेकिन श्रुति स्वाति के लंबे हाथों को देखकर उससे चिढ़ गई और मन ही मन सोचने लगी, ये मेरी ननद क्या किसी दूसरे ग्रह से आई है? किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाई। नहीं, मैं चाय पीकर ही आई थी। आप कुछ मत करो, मैं बस आपसे ही मिलने आई हूँ। अरे, ये एलियन क्यों मेरे पीछे पड़ गई? अब कहाँ खो गई? कुछ नहीं। स्वाति ने बहुत देर श्रुति से बातें की। वो बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं देखती हूँ। स्वाति ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक पार्सल था। जी? आपका पार्सल, आपको 50,000 पे करने हैं। 50,000 रुपए? ये किसने मंगवाया? ये मेरा है।
श्रुति ने उस लड़के से पार्सल ले लिया। इतने छोटे से डिब्बे में इतनी महंगी क्या चीज है? इसमें मेरी ड्रेस आई है। इतनी महंगी ड्रेस? देखिए भाभी, माना हम अमीर हैं, लेकिन हमें ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जस्ट शट अप। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे मामलों में दखल अंदाजी करे, इसीलिए आप मत बोलो। चिढ़ क्यों रही हो भाभी? हमें अपने पैसे को बचाकर चलना चाहिए, यही सही है। तुम मुझे सही गलत मत समझाओ। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पैसे बचाने की क्या जरूरत? मेरे तो बाबा भी बहुत अमीर है और पति भी। श्रुति की बात सुनकर स्वाति कुछ नहीं बोली और बस अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद से स्वाति जब भी अपने मायके जाती, श्रुति उससे सही से पेश नहीं आती थी और श्रुति को बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने की भी आदत थी। स्वाति उसे इस बारे में समझाती, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन स्वाति के पति को काम में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर, गाड़ी, सब कुछ खोना पड़ा। घबराइए नहीं, ऐसे हालात में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरे पास जोड़े हुए कुछ पैसे हैं, अब हमें उन्हीं से सहारा लेना होगा। मुझे तेरी ये बात पसंद है बहू। फिर क्या था, स्वाति के जोड़े हुए पैसों से उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी जैसे घर को किराए पर ले लिया और वहीं वो लोग अपना गुजारा करने लगे। स्वाति, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। अब रितेश मजदूरी करता था और बिल्कुल गरीबों की ही तरह वो लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति रोजाना अपने पति के पैसों से लाखों रुपए की शॉपिंग करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन शांतनु का भी काम ठप हो गया और श्रुति के पैसा पानी की तरह बहाने की वजह से उनके पास कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं था। तो वो सभी सड़क पर आ गए। जब स्वाति को ये बात पता चली, माँ, आप भैया, भाभी और पापा के साथ मेरे ही घर आ जाओ। भले ही ये घर छोटा है, लेकिन ना होने से बेहतर है। सभी स्वाति के घर जाने को तैयार थे, लेकिन मुझे ऐसे गरीबी में टाइम काटने की आदत नहीं है। मैं तो चली अपने बाबा के घर। तुझे शर्म नहीं आती है बहू? अब से हम तेरा परिवार हैं। तेरा मायका तो तू छोड़ आई। और एक बात मेरी जान ले, अगर तू इस परिस्थिति में अपने मायके गई तो कभी तुझे वापस नहीं आने दूंगी मैं। अच्छा, तो ये बात है? तो मेरी भी शर्त है, मैं आपके ही साथ रहूंगी, लेकिन उस गरीब घर में कभी नहीं जाऊंगी। स्वाति के बारे में ऐसे बातें सुनकर शांतनु ने श्रुति को बहुत डांटा, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और वो भी जिद पर अड़ी रही। स्वाति अपने परिवार को ऐसे सड़क पर नहीं देख सकती थी, तो उसे एक आइडिया सोचा और माँ, आप अब भाभी को लेकर यहाँ आ जाओ। अब ये घर गरीबों वाला नहीं रहा। बहुत समझाने पर श्रुति स्वाति के घर आने को राजी हुई और उसका घर देखकर वो हैरान रह गई। स्वाति ने अपने पूरे घर को अंदर और बाहर से पैसों से सजा दिया था। वाह, नोटों का घर। हाँ, ये मेरा नोटों का ससुराल है। एक मिनट, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? जरूर ये तुमने कहीं से चुराया है। श्रुति ऐसे ही स्वाति को चिढ़ाने लगी कि तभी शांतनु ने उसे जोरों का थप्पड़ मारा। एक तो मेरी बहन ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी वजह से घर में सजा दी, हमें यहाँ बुलाया जबकि इसके भी हालात खराब हैं, और ऊपर से तुम इसका एहसान मानने के बजाय इससे ऐसी बातें कर रही हो। अरे श्रुति, थोड़ी तो शर्म करो। शांतनु ने श्रुति को बहुत सुनाया। श्रुति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सही कहते हो, मुझे माफ कर दो स्वाति दीदी, आप सही बोलती थी। सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। अब ये सब बातें छोड़िए और आप सभी भूखे होंगे। चलिए खाना खाते हैं। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। स्वाति और श्रुति के पतियों ने एक साथ मिलकर एक नए काम की शुरुआत की। धीरे धीरे उनके काम को तरक्की मिल गई और वो अपना एक नॉर्मल सा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगे। समीक्षा, रुक जाओ समीक्षा, मेरी बात तो सुनो समीक्षा। विपुल जी, आप मेरी वजह से परेशान क्यों हो रहे हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना, हम 5 साल से एक साथ हैं। स्कूल के बाद और कॉलेज तक हमारा ये साथ अभी तक बना ही रहा है। इसीलिए मुझे तुम्हारे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ नहीं मानी तो क्या हुआ, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। बस मुझे ये जानना है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? विपुल जी, मैं 5 साल से आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये 5 साल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना रह भी नहीं सकती, लेकिन आपकी माँ के खिलाफ जाना भी नहीं चाहती। हम दोनों की खुशियों के आगे मेरी माँ
हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। चलो चलो, हम आज ही शादी कर लेंगे। समीक्षा बहुत गरीब लड़की थी। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। उसका विपुल के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। विपुल भी समीक्षा से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद विपुल समीक्षा को अपने साथ अपने घर ले आता है। विपुल, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? तू फिर से इस लड़की को यहाँ ले आया? ले जा इसे जहाँ से लेकर आया है। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। देख जरा, इसका रंग कितना काला है और तू कितना गोरा है। गोरा काला रंग कुछ नहीं होता माँ। अगर आपने मेरी पत्नी को इस घर में नहीं स्वीकारा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब आप देख लो, आपको अपनी चलानी है या फिर अपने बेटे की। इस कठिन फैसले के आगे कल्याणी की ममता जीत जाती है और कल्याणी अपने बेटे के साथ उसकी काली बहू को स्वीकार कर लेती है। इसी के चलते वक्त बहुत तेजी से बीतता है और अब समीक्षा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके चलते कल्याणी को बहुत खुशी मिलती है और अब वह अपनी बहू के साथ अच्छे से रहने लगती है। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही कल्याणी समीक्षा के पीछे पड़ जाती है पोते के लिए। अरे बहू, क्या बात है, इस महीने तेरे पीरियड्स फिर से आ गए? अरे अब कौन से जन्म में हमें खुशखबरी देने वाली है तू? देख, मेरी हड्डियां तो वैसे ही बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे इंतजार मत करवा। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी गोदी में एक नन्हा मुन्ना बालक खेले। माँ जी, ये तो भगवान की देन है। जब वो हमारी झोली भरना चाहेंगे तो भर ही देंगे। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। कोशिश बहू, कोशिश। जब तक तू कोशिश नहीं करेगी तब तक बच्चा कैसे होगा? इसलिए रोजाना कोशिश कर कि जल्दी से जल्दी तू मुझे कोई खुशखबरी दे दे। चल, मैं मंदिर जाती हूँ, मनोकामना करके आऊंगी कि जल्दी ही तेरी गोदी भर जाए। ऐसे ही कल्याणी रोजाना मंदिर जाकर बच्चों की आस में पूजा करती और प्रसाद लाकर समीक्षा को खिला देती। लेकिन वही वक्त और बीतने लगता है जब विपुल भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके चलते वो समीक्षा का इलाज भी करवाना शुरू कर देता है। देखिए, रिपोर्ट्स तो क्लियर ही आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो हम पकड़ नहीं पा रहे, जिसके चलते आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। 3 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, अभी तक आप कोशिश ही कर रहे हो। ऐसा और कब तक चलेगा? विपुल उदास होकर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी पत्नी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वहीं घर पर विपुल के सामने उसकी माँ कल्याणी उसकी पत्नी को दिन रात ताने दिया करती थी। अरे मेरे नसीब में तो ये बांझ ही लिखी थी। अरे इतने साल हो गए और अभी तक इसको एक बच्चा तक नहीं हुआ। पड़ोस की विमला की बहू ने 3 साल में 3 बच्चों को जन्म दिया है और हमारे को देखो, एक बच्चा तक नहीं किया अभी तक। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ तू किसी और से शादी कर ले, कम से कम तुझे बच्चा तो पैदा करके देगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और आप मुझे दूसरी शादी के लिए बोल रही हो। हाँ तो बोलूंगी ही ना। कम से कम दूसरी शादी करने के बाद तेरी पत्नी तुझे एक बेटा या बेटी तो दे देगी। इस बांझ से तो एक बच्चा तक नहीं पैदा हुआ आज तक। अपने बारे में ये सब सुनकर समीक्षा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं विपुल भी अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब विपुल के ऑफिस में एक मुस्लिम लड़की आ जाती है जो रंग रूप से बहुत सुंदर होती है। वहीं वह काफी अमीर भी होती है। यहाँ मिस्टर विपुल कौन है? मुझे उन्हें दिखानी थी कि ये फाइल प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। इस फाइल को दोबारा से रिन्यू करके बनाइए। जोया के हाथों में जैसे ही विपुल फाइल लेता है, जोया विपुल को देखती ही रह जाती है क्योंकि विपुल भी काफी सुंदर और स्मार्ट लड़का था। अब जोया रोजाना विपुल से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। फिर किस बात का तुम मुझे घमंड दिखा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। मैं शादीशुदा हूँ और तुम एक शादीशुदा लड़के से प्यार नहीं कर सकती। प्यार हमें किसी भी उम्र में किसी इंसान से भी हो सकता है, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या फिर शादीशुदा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मन ही मन विपुल भी जोया को बहुत पसंद करता था। उस दिन के बाद से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं एक दिन समीक्षा रोते हुए विपुल से कहती है, रोजाना माँ जी की ये ताने सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ गई हूँ। आप दूसरी शादी कर लो, इस घर का वारिस मिल जाएगा तो शायद माँ जी का गुस्सा मुझ पर से कम हो जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ? अपने लिए ना सही, इस घर के वारिस के लिए ही कर लीजिए, मेरी खुशियों के लिए ही कर लीजिए।
विपुल को कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ वो समीक्षा से बहुत प्यार करता था और उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, तो वहीं अब वो जोया को भी बहुत पसंद करने लगा, जिसके चलते वो जोया से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है, जहां मुस्लिम सौतन को देखकर समीक्षा अपने मन ही मन सोचती है, इस पूरे जहां में विपुल जी को ये मुस्लिम लड़की ही मिली। भगवान, अब हमारा बच्चा भी आधा मुस्लिम आधा हिंदू पैदा होगा। समीक्षा मन मारकर अपनी गोरी मुस्लिम सौतन का स्वागत करती है और गृह प्रवेश करने के बाद वो उसे उसका कमरा भी दिखा देती है। समीक्षा अंदर ही अंदर जोया को नापसंद करती थी, तो वहीं जोया पहले दिन से ही समीक्षा को अपनी बड़ी बहन मान लेती है। दीदी, इस घर में मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए आपके लिए मुझे क्या बनाना है? तुम्हारे हाथ का तो मैं पानी भी ना पीना पसंद करूं, तुम खाने की बात कर रही हो? तुम्हें जिसके लिए जो बनाना है बना लो, अपना खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। समीक्षा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। वहीं धीरे धीरे जब जोया उसके पति विपुल के करीब जाने लगती है तो इसमें भी समीक्षा को बहुत चिढ़ मचती है। पता नहीं ये डायन क्यों इस घर में आ गई है, तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। माँ जी भी सारा दिन जोया जोया करती रहती है और रात को भी विपुल जोया के पास ही रहते हैं। समीक्षा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद जोया गर्भवती हो जाती है, जिसमें विपुल और कल्याणी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। समीक्षा को इस बात की खुशी तो होती है, लेकिन उसे अपने लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। जो खुशी मुझे देनी चाहिए थी मेरे ससुराल वालों को, जो खुशी 4-5 साल से मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, वो खुशी इस मुस्लिम लड़की ने 1 महीने में ही आकर दे दी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लगता है मुझे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना ही होगा। समीक्षा अब जोया से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उससे दूर दूर ही रहा करती थी। वहीं अपने ससुराल वालों को धीरे धीरे खुद से दूर होते हुए देख समीक्षा को और बुरा लगने लगा था। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन जोया एक बहुत सुंदर और प्यारे लड़के को जन्म देती है। आखिरकार हमारे घर का बारिश आ ही गया। लाओ जोया, पहले अपने बेटे को मैं ही गोदी में लूंगा। जी नहीं, मेरे बेटे को पहली बार अपनी गोदी में लेने का हक सिर्फ और सिर्फ इसकी बड़ी अम्मी का है। जोया समीक्षा के हाथों में लाकर अपने बेटे को उसकी गोदी में दे देती है। ये देख समीक्षा की आंखें भर आती हैं। जोया उससे कहती है, इस बच्चे की पहली माँ तो आप ही हो, इसलिए अपने मुन्ने को संभालिए। समीक्षा रोने लगती है और रोते हुए जोया के बच्चे को सीने से चिपका लेती है, जिसके बाद वो जोया से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारा कभी आदर नहीं किया और हमेशा तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मुझे आज अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना जोया। समीक्षा के माफी मांगने पर जोया उसे माफ कर देती है, जिसके बाद जोया और समीक्षा एक ही ससुराल में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।